स्वागत है, वेलकम बैक। अभी हमने बताया कि प्री और मेंस की तैयारी कैसे की जाती है और कितनी पाठ्य सामग्री की ज़रूरत है। तो पाठ्य सामग्री में हमने बताया कि हमारा लेक्चर, हमारा नोट्स प्लस हर विषय पे एक एक किताब खत्म, और एक अखबार और एक प्रतियोगिता दर्पण जैसी कोई पत्रिका या प्रतियोगिता दर्पण। इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, बता रहा हूँ मैं। इसी को बार बार पढ़िए, इंटेंसिव पढ़िए। अगर बहुत जल्दी पढ़ के आप निकल जाते हैं कि हमारा कंप्लीट हो गया, तो समझ लीजिए आपने कंप्लीट कुछ नहीं किया, फालतू बकवास कर रहे हैं। जब 4 क्वेश्चन में पूछूंगा तो हाथ पांव फूलने लगेंगे। जो हमने उदाहरण दिया कि किस हद तक, किस गहराई तक जाना है, उस टर्म के पूरा चारों तरफ 360 डिग्री दिमाग को चलाइए कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या इस्तेमाल होता है, इस शब्द का कैसे यूज हो सकता है, रीयूज हो सकता है, रीयूज हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो लिमिटेड, सेलेक्टिव, जो हम बार बार बोलते हैं, सेलेक्टिव और इंटेंसिव स्टडी की ज़रूरत है, ना कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव पहले था, अब सेलेक्टिव हो गया। बड़ी डिमांड है कि हमको टेस्ट सीरीज भी पढ़ाना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज है इकोनॉमिक्स पे, हम लोग 8 क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब 9वां क्वेश्चन हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिए और पढ़िए, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। ये क्वेश्चन है कि गैर योजनागत व्यय, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है सरकार का, और एक नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर होता है। जिसका कोई प्लानिंग पहले से ना हो, वो हो गया नॉन प्लान। सिंपल सी बात है। पता ही नहीं रहता ना कि कितना खर्चा आ जाएगा, तो उसके लिए एक अलग फंड रहता है। तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कौन है? पहला में कह रहा है 1 2 3 4, इसमें से कोई एक चुनना होगा आपको। तो पहला कह रहा है कि ब्याज के रूप में देय राशि, इंटरेस्ट पेमेंट। सरकार भी तो लोन लेती है विदेशों से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से। तो उस पर जो ब्याज दिया जाता है वो है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, बीच में कर्जा लेंगे तब ना ब्याज शुरू होगा, तो उसकी प्लानिंग नहीं होती। फिर लोन सर्विस, कितना ऋण लेंगे। उसके बाद रक्षा व्यय, डिफेंस एक्सपेंडिचर कितना होगा, ये नॉन प्लान में डालना पड़ता है, क्योंकि युद्ध कब और कहाँ छिड़ जाए देश के साथ, ये पहले से कैसे प्लान कर सकते हैं। तो वो बफर स्टॉक की तरह जो पैसा होता है, वो उसी पैसे से इसको दिया जाता है, और सब्सिडी। अब आपको ये लगेगा कि यार ये पता नहीं सही है कि नहीं, और जब तक आप सारों का अर्थ नहीं जानेंगे, तो आप बताइए इस क्वेश्चन को कैसे हल करिएगा भाई। पढ़ तो लिया आपने सब, और समझ में आया नहीं कि भाई इसका मीनिंग क्या है। अब रिस्क मिटिगेशन है, पूंजीगत व्यय है, आकस्मिक व्यय है, लोन है। तीसरा देखिए, लोन रिपे है, इम्प्रेस्ड मनी है, और एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, स्थापना व्यय है। चौथा में क्या कह रहा है, इक्विटी है, NPA है। अब आपको NPA नहीं मालूम होगा तो गए काम से आप। LAP है, छुट्टी नहीं है ये, लीव एवरेज पे नहीं है ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, LAP, लैप। और मनोरंजन पर किया जाने वाला खर्च। ए बाबू कैसे समझ में आएगा? अब आप बताइए, बड़े तैयारी किए बैठे थे आप। अपना आत्मनिरीक्षण करिए, जो ये वीडियो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, वो अपना मूल्यांकन तो करो भाई कि क्या पढ़े हो तुम, कितना पढ़े हो। कहेगा साहब 5 किताब इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, सिंघानिया से लेके और गुप्ता, दुबे, त्रिपाठी, शर्मा, सबकी किताब पढ़ ली, और ये टर्मिनोलॉजी पता ही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, 4 5 साल पहले हम लोग के टाइम आता था, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या है।
4 विकल्प दे देगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप पहले तभी दे पाएंगे जब सारे टर्मिनोलॉजी को आप जानते होंगे, पहली बात। तो पहले क्या जरूरी हो गया? टर्मिनोलॉजी को जानना। ठीक। दूसरा कि जान तो लिए, जो मैं बार बार बोलता हूं, इंटेंसिव सेलेक्टिव हो गया कि आप गैर योजनागत व्यय सेलेक्ट किए कि टॉपिक पढ़ना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो आप जान तो लिए, लेकिन जानने भर से नहीं होगा, उसके अंदर जाना पड़ेगा कि ये जो है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। तो ये कैसे पढ़िएगा? जब आप प्लान्ड एक्सपेंडिचर पढ़िएगा तो उसी में नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी पढ़िएगा। अब फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़िएगा। अब देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया, आपने टर्मिनोलॉजी पढ़ी, फिर इसके जो है 2 नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर में चले गए, फिर उनके अंदर दूसरा ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, फिर इन सब के अंदर क्या क्या मद है, क्या क्या वो है आइटम है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस विषय पे ये खर्च हो सकता है। तो कुछ जगह रट्टा भी मारना पड़ता है आपको। तो आपको रटे हुए हैं कि ब्याज है, ऋण सर्विस है, रक्षा व्यय है, सब्सिडी है, इस पे नहीं लगता। इतना 4 भी अगर आपने रट लिया तो उसके अलावा आपने देखा कि कोई नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं है इसके अलावा, तो आपको सॉर्टिंग करने में आसानी होगी ना। क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। तो ब्याज, ऋण सेवा, रक्षा व्यय, सब्सिडी, ये नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि इसकी प्लानिंग पहले से निर्धारित नहीं होती, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है आकस्मिक तौर पे देश के साथ घटित हो जाती है। रक्षा व्यय, इतना बारूद लग गया युद्ध में दूसरे देश से, तो कैसे प्लान होगा? खैर, तो ब्याज क्या है समझ गए, ऋण सेवा क्या है समझ गए, रक्षा व्यय क्या है ये भी समझ गए, और सब्सिडी भी समझ गए, पहले हमने पढ़ा भी दिया है सब्सिडी। रिस्क मिटिगेशन, रिस्क मिटिगेशन का क्या मतलब है? रिस्क को मिटिगेट करना, मतलब रिस्क को सॉल्व करना, रिस्क को सॉर्ट आउट करना, रिस्क को कवर अप करना, रिस्क को ठीक करना। हर चीज में रिस्क होता है ना। रोड पे चल रहा है, रिस्क है कि गाड़ी से कोई टक्कर न मार दे। तो क्या हम करें? छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो भाई। रिस्क मिटिगेशन हम कैसे करें? ये है, आपदा आ गया तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये चीज़ है। तो रिस्क मिटिगेशन जो है आपको समझ में आ गया कि रिस्क कैसे जो है मिटिगेट होगा, कैसे जो है वो सॉल्व होगा। पूंजीगत व्यय क्या है? हमारा है क्या? नहीं बजने दो, उठा के उधर रख दो पीछे। कह दो 2 मिनट बाद। चलो ठीक। तो सॉरी, बीच में कुछ डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं। तो पूंजीगत व्यय क्या है? जब आप कोई फैक्ट्री या कोई कंपनी लगाते हैं तो उसके लिए जो अचल संपत्तियों का क्रिएशन होता है, उसको खरीदने में जो पैसा लगता है उसको पूंजीगत व्यय कहते हैं। अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे आपने खोला, हमने खोला, तो इसके जो भौतिक और फिजिकल एक्सपेंडिचर है, टीवी है, पैनल है, कंप्यूटर है, कैमरा है, माइक्रोफोन है, टेबल कुर्सी, ये हो गया खरीदने में पूंजीगत व्यय। और आकस्मिक व्यय, जिसकी पहले से कोई कल्पना सरकार नहीं करती, आकस्मिक व्यय, वो पहले से एंटिसिपेटेड नहीं होता वो खर्च। और लोन, तो ये तो कोई है ही नहीं खैर इसमें। तो 2 नंबर जो है खत्म, 1 नंबर ओके है। लोन रिपे क्या होता है? जो आप कर्ज लेते हैं उसको जब वापस चुकाते हैं मंथली या सालाना या जब भी, तो उसको बोलते हैं लोन रिपे। तो उस पर नॉन
प्लान्ड एक्सपेंडिचर नहीं होता है। इम्प्रेस्ड मनी, इम्प्रेस्ड मनी का मतलब होता है कि कार्यालयों को दैनिक संचालन के लिए, दैनिक ऑपरेशन के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, जैसे पेंसिल खरीदना, पेन खरीदना, कागज़ खरीदना, स्टेशनरी खरीदना, कुछ और चीज़ें हॉस्पिटलिटी की खरीदना, तो वो सब खर्चा जो होता है उसको इम्प्रेस्ड मनी बोलते हैं। और स्थापना व्यय, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो रनिंग खर्चे होते हैं वो स्थापना व्यय, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर में बुक हो जाते हैं। इक्विटी क्या है? शेयर, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का उतना % हिस्सा आपके पास मालिकाना हक लेना, मतलब इक्विटी। इक्विटी मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ शेयर अपने पास खरीद लेना, उसको इक्विटी कहते हैं। एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो बैंकों को द्वारा दिए गए कर्ज की वसूली नहीं हो पाती है तो बैंक उस पैसे को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल देता है, वो भी ब्याज से कोई लेना देना नहीं है। और मनोरंजन पर क्या व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट, हॉस्पिटलिटी, वो सब फालतू चीज़ है। तो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो है इसमें से सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये जानना उतना ही जरूरी था ताकि आप सॉर्टिंग कर सके सही आंसर का, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पूंजीगत व्यय एवं राजस्व व्यय क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? तो पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय प्लान्ड एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अचल संपत्तियों के अधिग्रहण हेतु किया गया व्यय पूंजीगत व्यय है, जबकि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के क्रम में प्रदत्त व्यय राजस्व व्यय है। इसका मतलब क्या हुआ? अचल संपत्ति मतलब लैंड, बिल्डिंग, गाड़ी घोड़ा जो अचल है। तो प्लांट मशीनरी, गाड़ी अचल में नहीं आती, चल में चली जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ सर्टेन है, नासवान चीज़ है। तो पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय, तो अचल संपत्ति जो होती है, मकान, प्लांट, स्टेशनरी, बिल्डिंग, हॉस्टल, होटल, ये सब अचल हो गया, उसके अधिग्रहण के हेतु किया गया व्यय पूंजीगत व्यय, पहले ही बता चुके हैं। जबकि वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के क्रम में व्यय राजस्व व्यय है। आगे चलिए। राजस्व व्यय में कह रहा है कि क्या क्या शामिल है, रेंट, सैलरी, बीमा, कमीशन। जबकि पूंजीगत व्यय में गाड़ी, मशीन, जमीन, भवन। और तीसरा कह रहा पूंजीगत व्यय परिसंपत्तियों की श्रेणी में आता है, परंतु अचल संपत्तियों का मूल्य, ये देखिए ये गड़बड़ है उसमें, क्या नाम है, फोंट और हिंदी इंग्लिश के चक्कर में। तो इसका क्वेश्चन जो है इसको यही छोड़ देते हैं, क्योंकि 4 नंबर जो है देख रहे हैं आप, अजीब टाइप से आ गया है। लेकिन इतना आप ध्यान रखिए कि पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय क्या होता है, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अचल संपत्तियों के लिए हो गया, और राजस्व व्यय जो है रनिंग, जो रनिंग खर्चे हैं, जैसे रेंट है, इस मकान का, हॉल का रेंट है, स्टाफ की सैलरी है, बीमा, कमीशन, ये सब जो है रेवेन्यू, यानी जो मूविंग एक्सपेंडिचर है डेली का, वो राजस्व व्यय हो गया। और कोचिंग खोलने के दिन तक जो खर्चा हुआ, बिल्डिंग विल्डिंग ये सब, वो जो है पूंजीगत व्यय हो गया। तो ये इतना 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय में क्या क्या चीज़ें आती है। क्लियर है?
तो वो 10वां क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि उसका फंड का गड़बड़ था, लेकिन दो चीज़ उसमें आपको समझ में आना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के पहले किया जाता है, जैसे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट ये सब चीज़। और राजस्व व्यय उसको चलाने के लिए डेली मंथली जो खर्चा होता है वो राजस्व व्यय होगा, जैसे स्टाफ का वो देना, क्या बोलते हैं, तनख्वाह देना, मेंटेनेंस कराना, गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, विज्ञापन का खर्चा, कोचिंग के रेफरेंस में, तो ये सब राजस्व व्यय होगा। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय औद्योगिक नीति 1991 पर वर्णित निम्न तथ्यों पर विचार करिए। ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बर्निंग और बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझ लीजिएगा। और क्वेश्चन का लेवल भी आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन है। वो मैडम को रिंग कर लो ना, उन्हीं का फ़ोन था ना, तो वहाँ लेके चले जाओ और वहाँ बात कर लो। हमें है ना, वो क्लास में है, इसे ऑन कर दिए हो ना, ये तो चल रहा है ना, हाँ चलने दो, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय औद्योगिक नीति 1991 पर वर्णित निम्न तथ्य। यह एलपीजी पर आधारित है। अब एलपीजी का मतलब जो है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है इसमें, देखो ये ग्यारह छोड़ देते हैं, इसमें थोड़ा फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम है। 12 पे आते हैं, जाओ। अरे दिखेगा तो कोई बात नहीं, कोई कोई दुल्हा थोड़े ना हो, दुल्हन थोड़े ना हो। 12वां पे आते हैं। सॉरी, क्वेश्चन 11 पे भी फ़ॉन्ट की कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, उसे ठीक करना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश का चक्कर रहता है ना, आप लोग जानते ही होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, एसेट मोनेटाइजेशन क्या है। तो एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, ये बर्निंग है, क्योंकि सरकार की नीतियों में ये चीज़ जो है बार बार आ रही है। और सरकार इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए, इसीलिए बोला मैं कि इंटेंसिव स्टडी होना चाहिए। और इंटेंसिव स्टडी तभी होगी जब उसके बैकग्राउंड को समझेंगे। क्लियर है? तो एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, वो कह रहा है कि 4 ऑप्शन दे रहा है, फिर कह रहा है कि चारों में से कौन सही है, ए ऑल ऑफ द अबव, बी 1 2 3, सी 1 4 डी। तो आप क्या करेंगे कि इसके बैकग्राउंड में थोड़ा जाना पड़ेगा। सरकार ये चाह रही है कि जितने सरकारी संपत्तियां जो अनयूज्ड पड़ी है 50 60 70 सालों में, उसका कोई आर्थिक एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ, तो हम उन संपत्तियों को रख के आइडल रखे हुए क्या फायदा है। बेहतर है कि उनका मौद्रीकरण, उनको लिक्विडेट करें, उससे पैसा आएगा तो देश का विकास होगा, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम प्रोजेक्ट में ये खर्च होगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ है, तो बैकग्राउंड ये है। सरकार की तमाम लैंड पड़ी हुई है, अनयूज्ड पड़ी हुई है, वहाँ पे बगल में कोई कंपनी है लेकिन वो उसको ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अनयूज्ड लैंड पड़ी है। तो ये बैकग्राउंड है ये कंसेप्ट को लाने के लिए। तो पहला कह रहा है कि चल अचल परिसंपत्तियों का कन्वर्जन जिससे राजस्व उत्पादन हो सके, यह उन परिसंपत्तियों की बात करता है जो आइडल पड़ी है और निकट भविष्य में यूज संभावित नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस पे, इसमें घुमा के पूछेगा तो आप घूम जाइएगा, इंटेंसिव जाइए। ये क्या कह रहा है, चल अचल परिसंपत्तियों का कन्वर्जन जिससे राजस्व उत्पादन हो सके। इसका मतलब कहीं लैंड पड़ा है तो उसको आप किसी को रेंट पे, लीज पे दे दीजिए, जिससे वहाँ कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए और आपको रेंटल इनकम शुरू करे, या वन टाइम लीज लेके बेच दीजिए। आपके लिए आइडल है, बेकार है सरकार के लिए, उसको किसी को दे देगी तो पैसा भी मिलेगा और वो जो कुछ बैठाएगा, एस्टेब्लिश करेगा, उसको रेवेन्यू जनरेशन के काम आ जाएगा। तो ये है कन्वर्जन जिससे राजस्व उत्पादन हो सके, रेंटल लीजिंग ये सब मिल सके।
यह उन परिसंपत्तियों की बात करता है जो आइडल पड़ी है। देखिए ये वर्ड है, इसी को कह देगा कि जो प्रयोगार्थ है, और इसी को हिंदी में लिख देगा निष्प्रयोज्य, माने आइडल। अब आप देखिए कितना फर्क है, प्रयोजार्थ निष्प्रयोजार्थ, आइडल और यूजेबिलिटी। तो आइडल पड़ी है मतलब जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है। और निकट भविष्य में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, में यूज संभावित नहीं है, निकट भविष्य में उसका इस्तेमाल संभावित नहीं है। उन संपत्तियों को, यानी चल अचल परिसंपत्तियां हैं, उनका कन्वर्जन होगा जो आइडल पड़ी है और निकट भविष्य में यूज नहीं होगा। अब इसमें दो तीन चीज आइडल और निकट भविष्य कन्वर्जन को याद रखिएगा। हो सकता है उसके जगह पे कुछ और कर दे, आइडल पड़ी हो परंतु आगामी कुछ दिनों में यूज संभावित है, ऐसे लिख देगा, तो इसका विकल्प गलत हो जाएगा। उनको बोलो जरा बाहर चले जाएं। दूसरा है कि इसमें अधिकार का मोनेटाइज होता है, राइट का, न कि ऑनरशिप का। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, मतलब जो लैंड है वो जो है, ये पीस ऑफ लैंड है ए का, इसने बी को लीज पे दे दिया, तो ये मालिक नहीं है, मालिक तो यही है, ऑनरशिप इसी के पास रहेगी। 30 साल 40 साल 50 साल जितने साल के लिए दिया है, वो बी उतने साल यूज करेगा, फिर उसको रिफंड बैक कर देगा। तो अधिकार का मोनेटाइजेशन हुआ, आपने इस ए की जमीन को अपने यूज के लिए लिया, तो आपने इसका अधिकार लिया, मालिकाना हक नहीं मिला है। ये ध्यान रखिएगा, एसेट मोनेटाइजेशन में 100% बिक्री नहीं है, फ्री होल्ड नहीं है, लीज है। फ्री होल्ड और लीज समझिएगा बाद में जब कोई क्लास कराएंगे तो उसके बाद तीसरा कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि यह कार्य नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से होगा, जो विदेशी निवेशकों को भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश करना होगा। ये भी सही है। इसका मोनेटाइजेशन जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है नेशनल मोनेटाइजेशन ऑफ पाइपलाइन, वो उसके थ्रू हो रहा है। इवन वो फॉरेनर को भी जो है निवेश करने के लिए इक्वली सुविधा दे रहा है, तो ये भी सही है तीसरा। चौथा कह रहा है कि बाजार में निवेशकों की कमी है क्योंकि सरकार की शर्तें एवं नियम बहुत आकर्षक नहीं हैं। अब ये देखिए बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और ये अखबारों में मैगजीनों में आता रहता है, और अभी आया है कुछ 1-2 महीना पहले भी इस पे आर्टिकल न्यूज। और जो सरकार की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत ये एसेट मोनेटाइजेशन मूर्त रूप नहीं ले पा रहा है। इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि सरकार की पॉलिसी जो है काफ़ी टफ है। अब एक प्रोजेक्ट हमने डील किया, मुझे ध्यान है, उसमें ये लैंड थी, हमने कहा कि इसका रेट जो होगा 45 करोड़ होगा। दूसरे ग्रुप ने कहा, जो जिसने उसका रिपोर्टिंग एवेल्युएशन किया कि कितना प्राइस आना चाहिए, उसने कहा कि ये 35 करोड़ से ज़्यादा की नहीं है। तो सरकारी विभाग कह रहा 45 करोड़, ये थर्ड पार्टी कह रहा 35 करोड़, और जो खरीदार है वो कह रहा हम तो 25 से ज़्यादा खरीदेंगे नहीं भाई, आप रखो अपने पास। तो ये 45 जो मांग रहा है जो डिपार्टमेंट, वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसका अपना फॉर्मूला है, और वो सोचता है कि कहीं 25 या 35 में देंगे तो मैं कहीं विजिलेंस केस में न फंस जाऊं। सरकार का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि हर जगह मंत्री जी डिसीजन ले रहे हैं। सरकार का मतलब सरकारी अफसर,
तो वो सरकारी अफसर इसका डिसीजन ही नहीं ले रहा है, कह रहा है कि बिके चाहे ना बिके, हम 45 करोड़ से कम में नहीं बेचेंगे, क्योंकि हम पे विजिलेंस केस हो जाएगा कि आपने कम में कैसे बेच दिया, कहीं सेटिंग तो नहीं थी, 45 का चीज़ 35 में बेच दिए। अब बताइए। तो इसका रेट रिड्यूस करने के लिए तमाम प्रोसीजर है। पहले उसका मार्केट सर्वे होगा, फिर एक कमेटी बनेगी, फिर वो एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास जाएगी, वो कुछ दिमाग लगाएगा, तो ये सालों का काम हो गया। और सरकार की टर्म कंडीशन तो भयंकर है, तो आकर्षक नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार की शर्तें और नियम बहुत ही टाइट है, और धीरे धीरे इसको लिबरल बनाने की ज़रूरत है या ऑक्शन करने की ज़रूरत है। उसमें भी मिनिमम आप रेट तो डिसाइड करेंगे ही, बेस वैल्यू तो आप डिसाइड करेंगे, पता चला बेस वैल्यू 45 करोड़ रख दिया आपने। तो जब तक इसको फ्री करने के लिए एब्सोल्यूट अथॉरिटी डेलीगेट नहीं होगी नीचे, तब तक ये थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन एक प्रयास है सरकार की कि एसेट मोनेटाइजेशन ऐसे किया जाए। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि चल और अचल दोनों संपत्तियां हैं, और दूसरा जो आइडल पड़ी है ये है इम्पोर्टेंट चीज़, और निकट भविष्य में यूज जो है न हो, और इसमें अधिकार का मोनेटाइजेशन होता है न कि ऑनरशिप का। ये देखिए सब पॉइंट एक तरीके से ये जीएस मेंस का क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज एसेट मोनेटाइजेशन और व्हाई इट इज नॉट सक्सेस एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट टू गेट फेलियर या नॉट इन द स्पिरिट ऑफ दैट कंसेप्ट। तो ये सब टर्म जो हम बता रहे हैं ये मेंस में काम आएंगे, आप इसको खाली क्वेश्चन मत समझिएगा। ऐसे डिजाइन किया है हमने क्वेश्चन कि आप टेस्ट सीरीज पढ़ते पढ़ते मेंस को भी सपोर्टिव चीज तैयार कर रहे हैं मटेरियल। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एक बना है, उसमें विदेशी नेशनल को भी वो किया है, और निवेशकों की कमी इसलिए क्योंकि सरकार की शर्तें काफ़ी टफ है। तो इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव, चारों सही है, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं है। लेकिन ये आप आंसर तभी लिख पाएंगे जब आप उसको ठीक से पढ़े होंगे, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होगी। नहीं नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। अब 13 देखिए और इकोनॉमिक्स वाले जरा इस चीज़ को समझें कि ये कितना मज़ेदार और कितना अट्रैक्टिव, कितना इंटेंसिव क्वेश्चंस बनाया गया है मेरे द्वारा। हमारे जितने टेस्ट सीरीज है वो हमने खुद बनाया हर सब्जेक्ट। तो 13वां क्वेश्चन लास्ट, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है निम्न का मिलान करें, और लास्ट में पूछ रहा है कि उपयुक्त में सही मैचिंग कौन कौन है, सही मैच कौन कौन है ये पूछ रहा है। तो आप छांट लीजिए कौन कौन है। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, निम्न आय के बजाय उच्च आय वालों से कर। ठीक है, ये मिलान सही है। जो गरीब लोग हैं उनसे टैक्स लेने के बजाय जो उच्च आय वाले हैं सिर्फ उन्हीं से लें, तो सरकार तो ऐसा करती है। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो हमें पता ही नहीं है कि ऐसा होता है। तो जब इनकम टैक्स आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो उसमें रहता है ना कि भाई लेस देन 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, नो टैक्स। ये वही है एक तरीके से। अब सरकार इसको बढ़ाने का सोच रही है। तो निम्न आय जो 2.5 लाख से नीचे हैं उनके
से टैक्स न लेकर के जो 25 लाख 30 लाख 50 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हैं उनसे टैक्स लेना, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील कर। अब आप सुनेंगे कि भाई आयकर तो सुना था, जीएसटी भी सुना था, और गिफ्ट उपहार कर भी सुना था, मालगुजारी भी सुना था, और पानी का पटाने का जो दिया जाता है खेतों में मालगुजारी, पटवन, वो सब सुना था। ये प्रोग्रेसिव कहाँ से आ गया यार? तो प्रगतिशील टैक्स का एक नाम है, कंसेप्ट है, इस नाम से कोई टैक्स नहीं है कि प्रोग्रेसिव टैक्स दीजिए आप, जैसे इनकम टैक्स मांगती है सर। प्रोग्रेसिव टैक्स थ्योरेटिकल रेफरेंस में है, समझने समझाने के लिए कंसेप्ट को, कि निम्न आय के बजाय उच्च आय वालों से कर लिया जाना चाहिए, उस कर को प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। और वो कह रहा कि निम्न आय के बजाय उच्च आय वालों से कर की प्रतिशतता अधिक लेना। अमेरिका में है हायर स्लैब 50% है, जिनके पास ज़्यादा आमदनी होती है उनके यहाँ, इंडिया में तो 30% है, वहाँ 50% है। तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया। आपसे लिया 10%, और जिनकी इनकम ज़्यादा है उनसे लिया 50% अमेरिका में। तो अपने यहाँ स्लैब क्या है? 10%, फिर है 20%, फिर है 30%। तो जिसकी इनकम लेस देन 2.5 है वो 10% में आता है, जिसका 2.5 से 10 है वो 20% में आ जाता है, और जिसका 10 से ऊपर है वो 30% में आ जाता है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि निम्न आय के बजाय उच्च आय वालों से कर की प्रतिशतता अधिक लेना। क्लियर है? दूसरा कह रहा है प्रोपोर्शनल टैक्स, समानुपातिक कर। ये खतरनाक है ये कंसेप्ट। ये कह रहा है कि सभी इनकम ग्रुप वालों से समान कर। ये गलत है। ये गलत मतलब मीनिंग गलत नहीं है, आपको तो ये देखना है कि उसका मीनिंग सही है, आमने सामने जो लिखा गया है कि नहीं, ये टेस्ट है। लेकिन ये कंसेप्ट ठीक नहीं है ना कि भाई सब लोग अपनी इनकम पे 10% ही देंगे, वो भी गलत हो जाएगा, हायर वालों को भी 10 लग जाए। और ये भी नहीं कह सकते कि हायर जो 30% है वो सब लोग कल से 30% देंगे, जिनका 3 लाख रुपया 2.5 लाख से ऊपर। तो उससे तो आप ले लिए 3 त्रिका 9, 90,000, 1 लाख के करीब गया 3 लाख में। तो बचत वचत पे मत जाइए, अभी सीधा सीधा बात करिए। क्लियर है? तो वो भी ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग उसको जस्टिफाई हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है ये पढ़ा रहे हैं। सभी आय वर्ग वालों से समान कर, ये भी सही है, तो ये मिलान भी सही है और ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। अब देखिए ऐसा भी दुनिया में कंसेप्ट है, ये जस्ट अपोजिट ऑफ वन, मतलब निम्न आय के बजाय उच्च आय वालों से कर लेने के बजाय कह रहा है कि उच्च आय वालों से कर की प्रतिशतता कम रखना और निम्न वालों से प्रतिशतता ज़्यादा रखना। वो इसलिए कह रहा है क्योंकि एक आदमी का आमदनी करोड़ों में है, 5 करोड़ है, तो आप 30% ले लेते हैं तो 1.5 करोड़ गया। और एक आदमी की आमदनी जो है 10 लाख है, तो आपने उसे 20% लिया तो 2 लाख हुआ। तो हम तो आमदनी ज़्यादा होने की वजह से हम 30% के स्लैब में 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और वो 10 लाख वाला जो है 20% दे रहा है। तो चूंकि हमारा वॉल्यूम बड़ा है, तो हमारा वॉल्यूम अगर 5 करोड़ है तो हमने दिया 1.5 करोड़ टैक्स, और एक आदमी का 50 लाख है तो वो दिया 30% पे 15 लाख, और अगर 20% के स्लैब में है 10 लाख तो ये हो जाएगा 20%, मतलब 2 लाख टैक्स। तो ये थ्योरी कहती है कि भाई परसेंटेज रिवर्स कर दो, चूंकि हम तो
हायर स्लैब में हमसे 10% भी लोगे तो 5 करोड़ का 50 लाख हो जाएगा। ये भी एक लॉजिक है। सरकार क्या करती है अभी तक तो इस पर कुछ बात कहीं नहीं होती, लेकिन आपको पढ़ने के लिए है तो आप पढ़ लीजिए कि रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। हिंदी मत पूछिएगा क्योंकि हिंदी बहुत क्लिष्ट हो जाती है, इंग्लिश में रिग्रेसिव याद रखिएगा। तो रिग्रेसिव टैक्स समझ गया कि जस्ट अपोजिट ऑफ वन, मतलब हायर इनकम वालों से लो परसेंटेज 5-10% लेना, न कि 30% लेना। चौथा, तो ये भी सही है। चौथा कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आप कुछ भी खरीदते हैं तो आप डायरेक्ट नहीं देते सरकार को, बल्कि आप दुकानदार के थ्रू सरकार को देते हैं, तो इनडायरेक्ट हो गया। इनकम टैक्स डायरेक्ट है, चूंकि आप अपनी तनख्वाह में से काट के सरकार के बैंक में जमा कराते हैं, तो डायरेक्ट हो गया। ये इनडायरेक्ट है क्योंकि आप डायरेक्ट सरकार को नहीं देते, दुकानदार को देते हैं, दुकानदार भेजता है। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष बिल्कुल सही है। कस्टम ड्यूटी एंड कैपिटल गेन, कस्टम ड्यूटी जो है और कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ जिसे कहते हैं, ये जीएसटी तो इनडायरेक्ट है, लेकिन कस्टम और कैपिटल गेन आपको डायरेक्ट देना पड़ता है, इनडायरेक्ट नहीं है वो। कैसे? आपने 100 रुपये में ज़मीन खरीदी, 200 रुपये में बेच दी, तो मुनाफा हुआ 100 रुपया, तो उसका 30%, 30 रुपये सरकार को आपको देना है। दैट इज कैपिटल गेन। आप डायरेक्ट जमा कराते हैं बैंक में सरकार के खाते में, तो ये क्या होगा? डायरेक्ट। ये कह रहा है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट नहीं है ये। तो जीएसटी तो इनडायरेक्ट है, लेकिन कस्टम आप डायरेक्ट कोई सामान खरीद के लाते हैं विदेश से, तो आप एयरपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी देते हैं, सीमा शुल्क जिसे कहते हैं। कि आप इंग्लैंड से लेके कोई चीज़ आ रहे हैं तो आप कुछ निश्चित अमाउंट तक छूट है, उसके बाद आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है, तब आप वो सामान इंडिया में ले आएंगे। जो लग्जरियस गाड़ियाँ होती हैं, रोल्स रॉयस 3-4 करोड़ वाली, वो क्यों महंगी होती है? उस पर 150% टैक्स है। 1 करोड़ की गाड़ी होगी तो 1.5 करोड़ टैक्स देंगे तब इंडिया में घुसेगी। तो कस्टम ड्यूटी नहीं है और कैपिटल गेन भी नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन आपको डायरेक्ट जमा कराना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी भी पोर्ट पे डायरेक्ट जेब से ढेबुआ निकाल के देना पड़ता है। तो इसमें सिर्फ जीएसटी है और ये नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन पूरा गलत हो गया ना। आप ये तो कहेंगे नहीं साहब एक तो ठीक है ना, एक ठीक है लेकिन बाकी ठीक नहीं है, इसलिए ये पूरा गलत हो गया। अब पांचवा है डायरेक्ट टैक्स। ये इसमें कह रहा है इनकम टैक्स, ये तो आप जानते हैं बड़े खुशी खुशी, लेकिन आपको गिफ्ट टैक्स नहीं मालूम होगा, ये पक्का तय है, क्योंकि कोई इंटेंसिव पढ़ाया नहीं होगा। तो गिफ्ट टैक्स क्या होता है? उपहार कर। गिफ्ट माने उपहार। अगर आपने किसी को उपहार दिया तो उस पे सामान्य दर से, जो आयकर की स्लैब है 10, 20, 30%, उसी दर से आपको गिफ्ट टैक्स देना पड़ता है डायरेक्ट। शर्मा जी ने अगर हमको 10 लाख का कोई चीज़ गिफ्ट किया, चाहे वो वस्तु हो, फिक्स्ड हो, चाहे मूवेबल हो, कार इन्होंने गिफ्ट किया सपोज 10 लाख की, तो 10 लाख पे जो इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा उतना अमाउंट 20% यानी 2 लाख मुझे जमा करना पड़ेगा एज ए गिफ्ट टैक्स। हमको मिला भरे फ्री में, हमको भले फ्री में मिला, लेकिन फ्री में लिए हो तो भाई सरकार को टैक्स देना पड़ेगा उपहार करके नाम पे। क्लियर है? लेकिन इसमें एक छूट है। छूट क्या है? कि अगर आप अपने फादर को, या फादर बेटे को, मदर सिस्टर ब्रदर, उसके बाद
4, उसके बाद सन, डॉटर और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ब्लड रिलेटिव्स अगर लेन देन आप कर रहे हैं, हाँ हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड से वाइफ से, इतने लोग जो ब्लड में मान लिए गए हैं, इतने लोगों से आप करोड़ों अरबों रुपया लेन देन कर सकते हैं, कैश में, काइंड में, ऑब्जेक्ट में, वस्तु में, तो गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है। क्लियर है? और इसके अलावा किसी से लिए तो उपहार कर लगेगा, अगर वस्तु का मूल्य जो है निर्धारित उस थ्रेशोल्ड वैल्यू है उससे ऊपर है तो। अब ऐसा नहीं है कि आपने जो 1 किलो मूंगफली हमको गिफ्ट कर दिया तो हम उस पर टैक्स देने चले जाएंगे। वो कुछ थ्रेशोल्ड वैल्यू है जो मुझे वैल्यू याद नहीं है, उससे ऊपर होगा सेम तो लगेगा। तो गिफ्ट टैक्स डायरेक्ट हो गया और इनकम टैक्स भी डायरेक्ट हो गया, तो ये 5वां सही है। तो कह रहा है कि कौन कौन सही मैच है, तो 4 को छोड़ दीजिए तो सभी जो है सही मैप की श्रेणी में आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप देख लीजिए कि जहाँ 4 है उसे काट दीजिए, 4 यहाँ है तो इसको ख़त्म करिए। ये 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो ये दोनों तो ख़त्म हो गया। ऐसा एलिमिनेट करिएगा एग्जाम में, जो गलत है उसको देख लिया किस किस में, उस पर विचार ही नहीं करना है। बी और डी तो गया, अब बचा ए और सी। तो ए और सी में देखिए कि 2 और 5 आपने तय किया था कि सिर्फ 4 गलत है, तो इसमें 4 के अलावा सिर्फ 2 ही है, 2 और 5, बाकी 1 2 3 1 3 नहीं है, इसमें वो तीनों है, 1 3 2 और 5। तो ये हो गया इसका सही आंसर। 4 गलत है तो 4 इसमें नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपकी तैयारी होगी तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे ना। जब तक इंटेंसिव बैकग्राउंड में आप नहीं जाएंगे आप उसको नहीं दे पाइएगा। तो उपहार कर आप समझ गए, उपहार कर जनरली चूंकि लेने देने की जरूरत ही नहीं पड़ती तो आदमी को ऐसे ही पता नहीं रहता, लेकिन पढ़ने तैयारी करने के क्रम में उसको जानना जरूरी है। उपहार कर, उपहार कर को लेके मुझे एक चीज़ ध्यान आ रहा है, वो ये है कि उपहार कर का लोग जो है मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे करते हैं कि वही चीज़ को अपने परिवार में रोटेट करते रहते हैं और उससे बिजनेस से लाभ भी कमाते हैं। अगर हमने 100 रुपया पत्नी को दिया तो ये उनकी ड्यूटी है कि उस 100 रुपया पे जो प्रॉफिट होगा साल में उस पे इनकम टैक्स दें। लेकिन कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। फिर आप उसको कह देते हैं कि साहब हमने तो इनको कर्जा दिया था बिना किसी ब्याज के, तब भी जो है वो गिफ्ट टैक्स में मानता है और उस अमाउंट पे जो उनको इनकम होता है वो देना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फिर अगेन वही प्रैक्टिकलिटी कितनी है। लेकिन इसमें जो है गिफ्ट टैक्स में कि अगर आप पत्नी को पैसा दिए हैं उधार, तो गिफ्ट में तो फिर वो झंझट फंसेगा कि उसका इनकम है सब, तो आप उधार मत, उसे गिफ्ट मत दिखाइए, क्योंकि गिफ्ट टैक्स भले नहीं लगता लेकिन उस टैक्स जो वस्तु है, सेवा है, उस पर अगर कोई इनकम अगर होती है 2 रुपये 4 रुपये 6 रुपया तो उस पर टैक्स लग जाता है। तो लोग इसमें और होशियारी करते हैं कि उसको गिफ्ट ना दिखा करके लोन दिखा देते हैं, और लोन दिया इसके लिए एक एफिडेविट नोटराइज कुछ बनवा लेते हैं और लोन का ब्याज 1% कर देते हैं। अब ये फ्री हो गई। तो ये जस्ट जानने की चीज़ है, कई बार क्वेश्चन ऐसे ट्विस्टेड आ जाते हैं।
तो इकोनॉमिक्स में आपने देखा कि क्वेश्चंस के ढंग क्या है और इंटेंसिव पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, अदरवाइज कैसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको यहीं पे विराम देते हैं। हमारे दूसरे लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए, 5 मिनट में फिर आते हैं। इसको यहीं पे रोकते हैं और इस अभिलाषा, इस अपेक्षा के साथ कि आप जितना जल्दी हो सके और लोगों को जोड़िए, खुद जुड़िए। ऐप हमारा मार्केट में 2-3 दिन में आएगा, मैं अनाउंस करूँगा, फिर आप उस पर स्विच ओवर, हम लोग ऑनलाइन होंगे। ऑफलाइन क्लासेस भी साथ में चल रही है, लोग बैठे हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी प्रीसा आईएएस को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे करिए, अभी 2-4 दिन बाद ऐप पे कर लीजिएगा। और मात्र 999 रुपये में आपको प्रति माह पे करके साल भर का कोर्स मात्र 11-12 हज़ार रुपये में मिल रहा है, जो आईएएस सेलेक्टेड लोग हैं वो पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी सुझाव है, ये हमारी अपेक्षा है, ये हमारा सलाह है। तो प्लीज़ डू ज्वाइन प्रीसा आईएएस ऑनलाइन ऑफलाइन, इस उम्मीद के साथ कि आप होंगे कामयाब। ये मेरा दावा है, क्योंकि आपका मेंटर जो है खुद आईएएस है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।